तो देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मोस्ट ऑफ द हीट कवर कर लिए। अब हम लोगों के सारे हीट वैसे हो चुके हैं, पर एक दो छोटे मोटे हीट और लिख लेते हैं, फिर एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, फिर थर्मोकेमिस्ट्री खत्म हो जाएगा और हम लोग आएंगे चैप्टर के लास्ट पार्ट में, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो उसके पहले कुछ चीजें लिख लेते हैं, लाइक हीट ऑफ सोल्यूशन। तो हीट ऑफ सोल्यूशन क्या होता है? अगर आपके पास 1 मोल सोल्यूट है, इसको अगर आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो तो सोल्यूशन बनेगा। जो भी हीट रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगा वही कहलाता है हीट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट नॉर्मली फिक्स होगा, मतलब कि जैसे मान लो फिक्स अमाउंट जैसे 100 ml 200 ml, तो जो भी होगा मतलब, तो अगर आप सॉल्वेंट को किसी भी सॉलिड को अगर आप सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, तो जो भी हीट रिलीज होगा एब्जॉर्ब होगा वही कहलाएगा हीट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। बस ऐसे छोटे मोटे टर्म में लिख लो, पता होना चाहिए, हो गया। तो इसमें नीचे लिखो व्हेन 1 मोल सोल्यूट इज डिसॉल्व इन फिक्स अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब्ड इज नोन एज हीट ऑफ सोल्यूशन। ठीक है। जैसे मान लो आपके पास CuSO4 और ये 5H2 में डिसॉल्व हो जाता है, ऐसा होता है 5 टाइम, तो इससे क्या बनता है CuSO4.5H2। तो जो भी हीट रिलीज होगा वो कहलाएगा हीट ऑफ सोल्यूशन, मतलब जो भी हीट ऑफ रिएक्शन होगा वो कहलाएगा आपका हीट ऑफ आपका वही सोल्यूशन। ठीक है, वही हीट ऑफ सोल्यूशन कहलाएगा। अगर सॉल्वेंट वाटर है तो उसकी केस में एक स्पेशल वर्ड यूज होता है, दैट इज हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो इसमें नीचे लिखो इफ वही हीट ऑफ हाइड्रेशन, नीचे लिखो इफ सॉल्वेंट इज हाइड्रेशन, इन दैट केस हीट ऑफ सोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो इन दैट केस हीट ऑफ सोल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो हीट ऑफ सोल्यूशन को हीट ऑफ हाइड्रेशन भी बोलते हैं। ठीक है। सब कुछ आपको डिटेल में सब कुछ लिखवा रखा, सारे हीट कवर हो चुके हैं। इसमें एक दो टर्म लिख लो हीट ऑफ डाइल्यूशन। तो हीट ऑफ डाइल्यूशन का देखो मतलब क्या है कि डाइल्यूट किया। तो अगर आप एक कंसंट्रेशन से दूसरे कंसंट्रेशन में जाते हो, मतलब मान लो कि पहले मान लेते हैं कि आपके पास कोई सॉल्ट है, उसको मान लेते हैं कि 5 टाइम वाटर में डिसॉल्व किया, फिर उसको और पानी मिला के 10 टाइम वाटर कर दिया, तो आपने डाइल्यूट किया। तो जब डाइल्यूट करते हैं तो जो भी हीट रिलीज होता है या फिर एब्जॉर्ब होता है वो कहलाता है हीट ऑफ डाइल्यूशन। तो इसमें नीचे लिखो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब when a solution changes from one concentration to other concentration। ठीक है, वही अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब when a solution changes from one concentration to other concentration। अब जैसे मान लो कि CaCl2 को मान लो आपने ऐसे कुछ एग्जांपल माने थे 5H2O दिया, तो इससे बनता है CaCl2 डॉट 5H2O। ठीक है, इसमें मानते हीट रिलीज है डेल्टा H1। ठीक है ये, और एक बार आपने CaCl2 को सपोज करते हैं 10H2O दिया, और इसमें मान लो बनता है CaCl2 डॉट 10H2O, और हीट रिलीज क्या है डेल्टा H2। ठीक है, डाइल्यूशन का मतलब कि एक कंसंट्रेशन से दूसरा इसको पलट दो तो देखो क्या होगा, CaCl2 डॉट 5H2O से क्या बनता है CaCl2 प्लस 5H2O। ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा तो इनका डिफरेंस ऐड कर दो तो देखो क्या बनेगा CaCl2 डॉट 5H2O प्लस 5H2O। 5H2 तो कट जाएगा तो प्लस 5H2O। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा CaCl2 डॉट 10H2O। तो मतलब एक कंसंट्रेशन से दूसरे कंसंट्रेशन पे आ रहे हैं, तो वही जो इसमें हीट लगेगा मतलब डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1, यही आपका होता है हीट ऑफ डाइल्यूशन। तो हीट ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है कि एक कंसंट्रेशन से दूसरे कंसंट्रेशन में जा रहे, डाइल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, हीट ऑफ डाइल्यूशन आपका ये कहलाता है। ठीक है, तो हीट ऑफ डाइल्यूशन क्या होता है कि जब एक कंसंट्रेशन से दूसरे कंसंट्रेशन में जाते हैं तो उसमें जो भी हीट रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा, जो भी होगा वही आपका कहलाता है हीट ऑफ डाइल्यूशन। ठीक है, तो बस इतना इसके लिए बहुत है एक्चुअल में, इतना हीट बहुत है, इसमें ज़्यादा कुछ करवाने लायक है नहीं एक्चुअल में। एक चीज़ और लिख लो इसमें, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन।
अरे हाइड्रोजनेशन कुछ नहीं, सिंपल हाइड्रोजन देना, यहाँ पे ए भी होगा हाइड्रोजनेशन, ठीक है। अगर 1 मोल हाइड्रोजन किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या किसी अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल को देते हैं, जो भी हीट रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा वो कहलाएगा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो नीचे लिखो व्हेन 1 मोल हाइड्रोजन is given to unsaturated molecule, amount of heat release or absorb is known as heat of hydrogenation, ठीक है। amount of heat release or absorb is known as heat of hydrogenation। देखो ये तो वैसे 1 मोल हाइड्रोजन होता है, पर अगर 1 पाई बॉन्ड हुआ तो, पर अगर मान लो ज्यादा पाई बॉन्ड हो गए तो उसके केस में फिर ज्यादा हाइड्रोजन की भी जरूरत पड़ सकती है। इसमें नीचे लिखो ब्रैकेट में लिख लो, अच्छा लिखो दिस इज ट्रू व्हेन 1 पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट, ठीक है। एक पाई बॉन्ड जब प्रेजेंट होगा तो, पर मान लो अगर एक से ज्यादा पाई बॉन्ड हो गए तो वैसे केस में फिर ज्यादा हाइड्रोजन। तो इसमें नीचे लिखो इफ मोर देन 1 पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट, इन दैट केस amount of heat release or absorb when 1 mole unsaturated hydrocarbon react with sufficient amount of hydrogen is known as heat of hydrogenation of that molecule। मान लो एक मोल, मान लो बेंजीन, उसमें 3 पाई बॉन्ड होते हैं, तो उसको 3 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें जो भी हीट रिलीज होगा एब्जॉर्ब होगा वही कहलाता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो 1 मोल मॉलिक्यूल का रिएक्शन अगर मान लो 1 से ज्यादा पाई बॉन्ड हुआ और सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन के साथ करवाना है, तो जो भी हीट रिलीज होगा या फिर एब्जॉर्ब होगा वही आपका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहलाता है, ठीक है। ये तो ये हम लोगों का देखो भाई थर्मोकेमिस्ट्री हो गया है। हम लोग इस पे 1-2 न्यूमेरिकल करते हैं, मेरे पास 1-2 न्यूमेरिकल है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बात का ध्यान रखना, ऐसे मुझे एक पॉइंट याद आया कि हीट ऑफ फॉर्मेशन जो होता है H प्लस का 0 होता है, इसको लिख लो। H प्लस मतलब आपको मैंने बताया था वैसे एलिमेंट्स के 0 होते हैं, पर H प्लस का भी ध्यान रखना, आयंस में 0 होता है। हीट ऑफ फॉर्मेशन H प्लस का ध्यान रखना है 0 होता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो मेरे पास कुछ एक क्वेश्चन है, इसको पहले सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन ही करते, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो कुछ एक क्वेश्चंस है, इसको पहले सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, वैसे टॉपिक खत्म हो गया, पर 2 अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। एक थोड़ा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन और एक थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो एक पहला क्वेश्चन लिखो AB, A2 and B2 are 3 diatomic molecule, AB, A2 and B2 are 3 diatomic molecule. If bond energy of A2, AB and B2 are in the ratio of 2:1, are in the ratio of 2:1, and enthalpy of formation of AB from A2 and B2 are, if enthalpy of formation of AB from A2 and B2 are -400 kilojoule per mole or -400 kilojoule per mole, what is bond energy of A2, B2 and AB? What is bond energy of A2, B2 and AB? ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपने रिएक्शन क्या लिखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन अगर सही नहीं लिखोगे पूरा का पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिकल रिएक्शन, वही। तो देखो सबसे पहले AB का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब किसी का फॉर्मेशन करते हैं तो ये 1 मोल होना चाहिए। तो ये 1 मोल के हिसाब से देखो ये ½ मोल A2 होगा और ये ½ मोल B2 होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो इमोशनल होके इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, यही तो इसमें समझने वाली बात है।
जब फॉर्मेशन गिवन है तो ध्यान रखना है कि फॉर्मेशन का मतलब होता है 1 मोल बनना चाहिए, और बाकी स्टेट नहीं बोला तो स्टैंडर्ड स्टेट मान के चलो। जब 1 मोल बनना है तो ये हाफ मोल और हाफ मोल होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन देखो क्या है, वो गिवन है -400 किलो जूल, ठीक है। अब बॉन्ड एनर्जी के टर्म में करते हैं भाई, तो ये जो वही देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि अरे एलिमेंट्स का पता होता है हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है, मतलब ये जो रिएक्शन देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब ये रिएक्शन, तो ये रिएक्शन अरे हीट ऑफ फॉर्मेशन ही हीट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा अगर ये आपका 1 मोल बनता है। तो ये जो रिएक्शन जो है, जो हीट ऑफ रिएक्शन जो है, वही जो हीट ऑफ फॉर्मेशन है -400 किलो जूल है। बॉन्ड एनर्जी के टर्म में पता ही होता है बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी, तो क्या होगा, ये होगा हाफ टाइम बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए, बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी देना पड़ता है, प्लस हाफ टाइम क्या होगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी, माइनस होगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी, ठीक है, माइनस होगा, और बॉन्ड बनना एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। अब देखो है क्या इसमें, देखो इनके बॉन्ड एनर्जी का रेशियो क्या 2:2:1, मतलब ये बॉन्ड एनर्जी का रेशियो था, मतलब ये 2x होगा तो ये 2x होगा और ये x होगा। अरे बॉन्ड एनर्जी का रेशियो है ना, ये बॉन्ड रेशियो मतलब ये अगर 2x होगा तो ये 2x होगा तो x होगा बॉन्ड एनर्जी, तो यहाँ पे रख देते हैं, देखो क्या होगा -400, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी क्या है 2x और x, तो ये 2x A2 को माना तो क्या होगा /2, मतलब ये x हो जाएगा, अरे /2 भी है तो ना भाई, और ये हाफ है ये, तो x/2 हो जाएगा ये, और ये माइनस है, ठीक है, तो माइनस है, और ए बी का भी बॉन्ड एनर्जी तो 2x तो -2x, तो ये क्या होगा -400 क्या होगा, देखो ये आपके पास आएगा -x/2, तो x की वैल्यू देखो क्या होगा, x की वैल्यू आए 800, ठीक है, किलो जूल, ये सब किलो जूल मान के चलो 800 किलो जूल, मतलब x की वैल्यू 800 आया। अगर 800 आ रहा है इसका मतलब कि ये बॉन्ड एनर्जी है 1600, इसका बॉन्ड एनर्जी है 1600 और इसका बॉन्ड एनर्जी है 800, तो ये इसका सोल्यूशन होगा। तो ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस में रिएक्शंस को बहुत प्रॉपरली लिखना होता है, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक है। ये तो ये इसका आंसर था। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री में, और इसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ लास्ट, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट और लेंदी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन स्पेशली मैं जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देने जा रहा हूँ, ठीक है। ये तो एक थोड़ा सा लेंदी और डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे, स्पेशली जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जे मेन और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना लंबा क्वेश्चन वैसे नॉर्मली वो लोग देते नहीं है। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है इसको लिखो सब लोग, इंथैल्पी, कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आप लिखो, पूरा लिखो, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3CN गिवन है 87.86 किलो जूल पर मोल, मतलब ऐसा गिवन है। सम इंफॉर्मेशन आर गिवन, तो कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3CN गिवन है, फिर आगे लिखो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 गिवन है -83.68 किलो जूल, ये दे रखा है, ठीक है। फिर आपके पास गिवन है इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ग्राफाइट, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ ग्राफाइट 719.65 किलो जूल पर मोल, सब पर मोल है, ध्यान रखना ये सब पर मोल है, 719.65 किलो जूल। फिर आगे नीचे लिखो इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन, इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन, मतलब वो नाइट्रोजन में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वही तोड़ने के लिए, इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन ये गिवन है 945.1.58 किलो जूल पर मोल, मतलब भाई बॉन्ड एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन गिवन है। इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ नाइट्रोजन ये गिवन है। फिर आगे लिखो इंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी गिवन है 435.14 किलो जूल पर मोल, ठीक है। फिर गिवन है बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, ये भी दे रखा है 414.22 किलो जूल पर मोल,
इतना इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। फाइंड करना है, ये सब दिया है, बोला लास्ट में फाइंड 1 बॉन्ड एनर्जी सीसी बॉन्ड का, ठीक है। दूसरा बॉन्ड एनर्जी सी ट्रिपल बॉन्ड एन का, ठीक है। ये दो पूछा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोला है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन गिवन है, पढ़ लो क्या क्या गिवन है, क्या क्या गिवन है इसको पढ़ते पहले देखो। तो इसका हेट ऑफ फॉर्मेशन CH3CN, ये CH3CN है, ध्यान रखना CH3CN। इसका फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन, इसका सब्लिमेशन, इसका बॉन्ड एनर्जी, इसका सीसी का बॉन्ड एनर्जी और सेन का बॉन्ड एनर्जी पूछा, ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कर लो, उसके बाद मैं इसको बताता हूँ, ठीक है। सीसी और सेन का बॉन्ड एनर्जी पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा इसको समझते हैं। देखो पहली बात तो फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। फॉर्मेशन का मतलब देखो, फॉर्मेशन का मतलब है, तो आपको लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन ऐसे बताया था, देखो फॉर्मेशन का मतलब है CH3CN रिएक्शन लिखना आपको आना चाहिए। फॉर्मेशन के टाइम ये जो भी गैस जो भी ये तो नहीं, इधर देखो क्या होगा, कार्बन ग्राफाइट होना चाहिए, आपको पता है कार्बन ग्राफाइट लेना है। कितने कार्बन है, 2, तो 2 कार्बन, ये पता होता है 1 मोल ही बनना चाहिए। ये 3/2 मोल आपका H2 गैस होना चाहिए, ठीक है ये। और नाइट्रोजन 1 है, तो हाफ नाइट्रोजन भी होना चाहिए भाई, हाफ नाइट्रोजन भी होगा। और इससे बनेगा CH3CN, ठीक है। ये रिएक्शन है, इसकी वैल्यू गिवन है, इसका डेल्टा एच गिवन है 87.86 किलो जूल, ठीक है, पर मोल, समझ लो आप ये। दूसरा C2H6 का गिवन है, C2H6 का मतलब ये है, मतलब गैस वैस जो भी, इससे मतलब नहीं, यहाँ पे मतलब क्या है कि 2 कार्बन ग्राफाइट और प्लस 3H2 गैस, और इसका डेल्टा एच आपके पास गिवन है, एक्चुअल में ये गिवन है -83.68 किलो जूल, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है। अब बॉन्ड एनर्जी मान लो, अगर आपको बॉन्ड एनर्जी यूज करना है, तो बॉन्ड एनर्जी के लिए सबको पता है कि भाई गैस ही लेना पड़ता है, ग्राफाइट तो सॉलिड होता है। तो अब उसके लिए देखो पहले हम लोग यूज करते हैं इंफॉर्मेशन। तो देखो बॉन्ड एनर्जी अगर आपको मान लो कोई भी करना है तो पता होता है सब गैस लेना होता है, तो क्या होगा भाई, ग्राफाइट जो है सॉलिड, अरे ये तो सॉलिड है, ये तो ऑब्वियस सॉलिड ही होता है। से अगर आप ग्राफाइट गैस बनाते हो गैस में, तो इसका बॉन्ड एनर्जी मतलब इसका एनर्जी गिवन है ये, तो ये क्या गिवन है 719.65, ठीक है, यही होगा। अरे ये तो सॉलिड ही होगा, ठीक है। देखो फॉर्मेशन का मतलब होता है कि सब कुछ एलिमेंट से बनना चाहिए स्टैंडर्ड स्टेट में, तो ये सब सॉलिड, ये ध्यान रखना सब सॉलिड ही है, ठीक है ये। और सॉलिड से गैस सब्लिमेशन गिवन है, तो पहले नीचे इसका यूज करते हैं। इसको पलट देता हूं मैं, तो C ग्राफाइट जो है, अरे गैस से, तो C ग्राफाइट सॉलिड, तो ये वैल्यू पलट जाएगी तो माइनस हो जाएगा 719.65। अब आप इसको और इसको ऐड करो, तो देखो सॉलिड से सॉलिड कट जाएगा। पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई भाई, 2 से मल्टीप्लाई, फिर ऐड करो। तो जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो एनर्जी भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐड करो, तो देखो क्या होगा फिर C ग्राफाइट, अब तो गैस में आ गया, अरे बॉन्ड टूट गया है, ग्राफाइट में क्या सब गैस है, अलग अलग है। फिर आपके पास क्या होगा 3H2 गैस, और इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा C2H6 गैस, ठीक है। इस रिएक्शन का एनर्जी, तो ये क्या होगा -83.68 और प्लस 2 टाइम -719.65, तो इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं भाई, देखते कितना होगा। (83.68 प्लस 2 इंटू 719.65), तो ये मेरा आ रहा है -1522.98, ठीक है। इतना इंफॉर्मेशन हुआ। मैं बीच का ये इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये इसको इरेज कर दिया। अब देखो ये आएगा ये रिएक्शन, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन आ गया, मैंने इसको इरेज कर दिया। अब देखो इसमें समझो आगे क्या होगा। देखो हम लोगों के पास ये रिएक्शन है, देखो कार्बन तो गैस है, वैसे सब अलग अलग है। अब देखो इस रिएक्शन का मतलब क्या है, देखो इसका जो डेल्टा एच होगा, मतलब जो कितना गिवन है
इस रिएक्शन के लिए करो -151,522.98, तो ये क्या होगा रिएक्टेंट का बॉन्ड एनर्जी। अब देखो ये तो कार्बन गैस पता है, सब अलग अलग एटम है गैस में, तो इसमें बॉन्ड एनर्जी की जरूरत नहीं, सब अलग अलग है। पर C2H6 का देखो क्या होगा, C2H6 का स्ट्रक्चर देखो क्या होगा। C2H6 के स्ट्रक्चर में तो ये इसका स्ट्रक्चर है। तो बॉन्ड एनर्जी के केस में कहा है रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट का बॉन्ड एनर्जी, अरे माइनस करना होता है ना रिएक्टेंट, तो कितने हाइड्रोजन है 3, और देखो हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी ये गिवन है 3 हाइड्रोजन है, तो देखो क्या होगा यहाँ पे यूज करते हैं, देखो क्या होगा ये 3 टाइम क्या होगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, फिर माइनस होगा 6 टाइम बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, और माइनस होगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC, ठीक है, माइनस होगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ CC, ठीक है, ये होगा आपके पास। तो जो इन्फॉर्मेशन दिया उसको रख देते हैं, देखो पहले वाले पार्ट का आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरीके से हमको लोगों को इसको करना था, तो देखो क्या होगा 3 टाइम इसका बॉन्ड एनर्जी 414.22 माइनस 6 टाइम क्या होगा किसका बॉन्ड एनर्जी CH, नहीं HH का तो ज़्यादा था, तो HH का कितना 435.14, और CH का ये 414.22, ठीक है। इसको इधर लाते हैं, इसको इधर, तो देखो बॉन्ड एनर्जी ऑफ क्या होगा CH, अरे इधर लाए तो माइनस से प्लस हो गया, और इधर जाएगा तो प्लस, तो ये होगा प्लस 1522.98, बस इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा ये। अरे इधर लाए प्लस हो गए प्लस, तो क्या होगा +3 इंटू 435.14 माइनस 6 इंटू 414.22, तो देखो यार आगे मस्त 343.08 किलोजूल पर मोल। तो हमको देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की एनर्जी मिल गई, मतलब हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन और आ गया है, मतलब इसकी एनर्जी कितनी है, ये आ गया 343.08, ठीक है। अब हम लोगों को ऊपर वाले रिएक्शन का यूज़ करके, ऊपर वाले को यूज़ करके ये भी निकाल लेना है, तो वो कैसे होगा, ये तो चलो आ गया 343। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम जैसे इसको किया था वैसे आप इसको भी करो, मैं इसका हिंट दे देता हूँ, सॉल्व आपको खुद से करना होगा। देखो कैसे करेंगे, तो ये फॉर्मेशन का रिएक्शन होता है, अब हमको पता है कि भाई 2 कार्बन, मतलब पहली बात तो वही कार्बन सॉलिड से कार्बन गैस गया, तो उसकी वैल्यू ये गिवन है 719.65। तो पहली बात तो बॉन्ड एनर्जी अप्लाई करने के लिए गैस होना चाहिए, और उसको फिर पलटना पड़ेगा, तो C गैस से C सॉलिड, फिर से भाई -719.65, ये डबल है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना, तो ये भी डबल हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको इससे ऐड करना, तो ऑलरेडी सब गैस ही हो गया, तो 2 टाइम कार्बन ग्राफाइट गैस, फिर 3/2 टाइम H2 गैस प्लस इंटू हाफ टाइम N2 गैस, इससे बनेगा CH3Cl, वैसे गैस ही होगा, सब कुछ गैस ही है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, उसको गैस ही लेना है एक्चुअल में, और इसका फिर एनर्जी का सम, इसको और इसको ऐड करना है, तो मैं इसको करके दिखा देता हूँ क्या होगा। तो ये आपके पास आ रहा है इसका -1351.44, ठीक है। तो सबका बॉन्ड एनर्जी पता ही है, तो क्या होगा, मतलब डेल्टा H रिएक्शन जो होगा -1351.44, तो बॉन्ड एनर्जी भी हाइड्रोजन होगा, तो 3/2 टाइम बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी ये गिवन है, देखो पुट कर देते फटाफट, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी ये, तो 435.14, नाइट्रोजन हाफ है, नाइट्रोजन का बॉन्ड एनर्जी ये, तो क्या होगा प्लस हाफ टाइम नाइट्रोजन का बॉन्ड एनर्जी 945.58, वैसे नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, बहुत ज़्यादा होगा। देखो CH3CN का स्ट्रक्चर, देखो CH3CN का मतलब आपके पास ये होगा, देखो HCHH, मतलब ये H, फिर C ट्रिपल बॉन्ड N, ये इसका स्ट्रक्चर है,
और कार्बन हाइड्रोजन का दिया है, कार्बन कार्बन सिंगल निकाल लिया, ये निकालना है, बस वही करना है। तो देखो क्या होगा माइनस, लेकिन ये माइनस टाइम होगा ये क्योंकि बॉन्ड बनना है, तो माइनस टाइम 3CH मैं कर ही देता हूँ पूरा, तो 414.22, फिर माइनस टाइम एक CC भी आ रहा है, तो माइनस टाइम 343.08 और माइनस टाइम क्या होगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, ये होगा। ये पूरा कैलकुलेशन है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब मैं सारे इन्फॉर्मेशन को इरेज कर देता हूँ, इसकी जरूरत है नहीं, और मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। बहुत लाजवाब क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसी टाइप के क्वेश्चन सोचने वाले एडवांस में आते हैं, मतलब जेईई मेन में भी आ सकता है चांसेस, लेकिन कम है। एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक्चुअल में। तो देखो क्या होगा आपके पास, इसको देखो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा Cn का, इसको इधर लाए उसको इधर लेके जाते हैं, तो ये माइनस में से प्लस हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, पहले पॉजिटिव लिख लेते हैं, 435.14 × 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 945.58 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1351, तो यह आपके पास आ रहा है 247.6.94, उसमें माइनस करेंगे 3 टाइम, मतलब माइनस पूरा कर लेता हूँ मैं, तो ये आ रहा है 1585.74, तो 891.2 किलो जूल। 891 क्यों, अरे ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो वैसे एनर्जी बहुत ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो ये हम लोगों का हो गया थर्मोकेमिस्ट्री, मतलब हम लोगों का चैप्टर का सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कर लिया, फिर उसका एप्लीकेशन दैट इज थर्मोकेमिस्ट्री भी कर लिया, ठीक है। इस सेक्शन में देखो प्लस माइनस ही करना होता है, पर इसको ध्यान से करना, अदरवाइज ये सेक्शन है तो गलत हो जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सेक्शन है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम लोगों का नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हेडिंग लिखते। अब देखो पहले समझो, फर्स्ट लॉ हम लोगों को कहता है कि एनर्जी कंजर्व है, ठीक है। फर्स्ट लॉ के हिसाब से एनर्जी कंजर्व है, पर फर्स्ट लॉ हमको नहीं बताता है कि कोई भी मतलब प्रोसेस, कोई भी वर्क किस डायरेक्शन में जाएगा। मतलब देखो एक बात समझो बहुत आराम से, मतलब कॉमन सेंस की बात करो, कुछ हाई फाई नहीं, बहुत कॉमन सेंस। ये सपोज करो एक आयरन का रॉड है, इसका टेम्परेचर मान लेते 100 डिग्री है, ठीक है। मान लेते रूम का टेम्परेचर है 25 डिग्री। अगर मान लो कॉमन सेंस से मैंने बोला कि ये आयरन का रॉड है, 100 डिग्री पे मैंने इसको रख दिया, तो आपको पता है कि आयरन का रॉड है, धीरे धीरे ठंडा होगा तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा और रूम को थोड़ा सा गर्म कर देगा। रूम का साइज बड़ा है तो थोड़ा बहुत तो गर्म कर ही देगा, तो 25 से हो जाएगा 26 डिग्री, ठीक है। ये तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये चीजें नहीं होती। फर्स्ट लॉ तो बस कहता है एनर्जी कंजर्व है। फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर ये एनर्जी को रिलीज करेगा तो सराउंडिंग उसको गेन करेगा, बस फर्स्ट लॉ ये कहता है। फर्स्ट लॉ के हिसाब से अगर इसका उल्टा भी किया तब भी सही है। मतलब ये देखो, मान लो ये 100 डिग्री पे था, रूम का टेम्परेचर है 25, उसमें एनर्जी कंजर्व है। मैंने ऐसा किया कि भाई रूम का टेम्परेचर 25 से मैंने कर दिया 20, मैंने रूम को और ठंडा कर दिया और इसको 100 डिग्री से कर दिया मैंने इसको 200 डिग्री, तब भी फर्स्ट लॉ के हिसाब से सही है। फर्स्ट लॉ ये नहीं बताता है कि किसका हीट किसको ट्रांसफर होगा। फर्स्ट लॉ बस ये कहता है एनर्जी कंजर्व। अगर रूम ने मान लो रूम का टेम्परेचर कम हुआ तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर किसी ने एनर्जी का लॉस किया तो किसी ने एनर्जी को गेन किया, बस। पर वो ये नहीं बताता कि कौन गेन करेगा कौन लॉस करेगा। मतलब अगर आपने मान लो रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री से 20 कर दिया और इसको 100 से 200 कर दिया, इसको और गर्म कर दिया, तब भी फर्स्ट लॉ के हिसाब से सही है। फर्स्ट लॉ बस बताता है एनर्जी कंजर्व है, अगर कोई लॉस करेगा तो कोई गेन करेगा।
पर वो ये नहीं बताता कि कौन लॉस करेगा कौन गेन करेगा, मतलब वो डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं बताता है कि कौन गर्म होगा कौन ठंडा होगा, उसके बारे में कुछ भी नहीं बताता है, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ में दिक्कतें थी। अब सेकंड लॉ हमको वही बताएगा, सेकंड लॉ बताएगा भाई क्या भाई कौन गर्म होगा कौन ठंडा होगा, रिएक्शन या प्रोसेस किधर जाने वाला है, तो इसके बारे में आपको बताते हैं सेकंड लॉ। तो इसमें नीचे लिखो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी इज कंजर्व। So first law tell us about the only conservation of energy. It never tell us about the direction of heat flow and direction of work done. मतलब वो नहीं बताता कि हीट कहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक है। मतलब जो हो रहा है अगर आप उसका उल्टा भी कर दोगे तब भी उसके हिसाब से सही है। जैसे मान लो कि 20 डिग्री पे आपको पता होता है आइस मेल्ट करेगा, पर अगर आपने मान लो आइस को फ्रीज कर दिया, एनर्जी कंजर्व करा आइस को, तब भी फर्स्ट लॉ के हिसाब से सही है। फर्स्ट लॉ मतलब ये नहीं बोलता कि कौन किधर जाएगा, बस फर्स्ट लॉ बोलता है एनर्जी कंजर्व करो, कोई लॉस करे तो किसी का गेन कराओ, बस। कौन लॉस करेगा कौन गेन करेगा इसके बारे में कोई आंसर नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ बस ये कहता है कि भाई एनर्जी कंजर्व करो, डायरेक्शन के बारे में नहीं बताता। तो इसमें नीचे लिखो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हेल्प अस टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल प्रोसेस एंड डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो ये हमको किसी भी प्रोसेस के बारे में या फिर किसी भी डायरेक्शन के बारे में निकालने में हेल्प करेगा। हेल्प अस टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ प्रोसेस एंड डायरेक्शन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये इसको निकालने में हेल्प करता है। अब देखो होता क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत से लॉ है, मतलब इसको ही बताने के लिए 2-3 लॉ है। तो इसके हम लोग 2 लॉस को लिखेंगे अभी, ठीक है। इसके बारे में और भी डिटेल में आगे अगर आप हायर स्टडीज करते हो इंजीनियरिंग तो इसमें और भी चीज़ें बनती हैं, पर हम लोगों को केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अभी हमारे लेवल के हिसाब से हम लोग 2 लॉ को लिखेंगे, ज़्यादा इसमें डिटेल में भी करेंगे नहीं। मतलब जो हमारे काम का वो कर रहे हैं, इसमें कोई रिसर्च नहीं करने जा रहे, मतलब जो हमारे काम का वो करेंगे। तो पहला जो टर्म है वो एक हीट इंजन के टर्म है, कुछ लॉ है उसको लिख लेते हैं, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना, बस हीट इंजन के टर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट है, मतलब कि सेकेंड लॉ के कई स्टेटमेंट है, तो इसका वन ऑफ द स्टेटमेंट है। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है, मान लो कोई हीट इंजन है, और हीट इंजन का एग्जांपल जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर होता है, जैसे एयर कंडीशन होता है रेफ्रिजरेटर की, मान लो कोई रेफ्रिजरेटर इवन है, आप कभी रेफ्रिजरेटर के पास जाओ तो देखो उसके पीछे बहुत गर्म होगा, और मतलब पीछे से वो हीट रिलीज करता है और अंदर से वो काफ़ी ठंडा होता है। इवन एयर कंडीशन में भी यही होता है। एयर कंडीशन के मान लो आपके पास कभी विंडो वाला एयर कंडीशन देखो, पीछे जाओ एसी के पीछे जाओ तो आपको लगे कितना गर्म हो गया, तो वो क्या होता है, वो आपको क्या होता है, एक इंजन होता है जो क्या होता है कहीं से मतलब हीट को मतलब वही कहीं ठंडा करता है तो कहीं पे हीट रिलीज करता है, चीज़ों को तो बैलेंस ही करता है वो, तो वो सब आपका हीट इंजन होते हैं। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि एक हीट इंजन के लिए इम्पॉसिबल है कि वो सारे का सारे हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे, मतलब आप उसको जितना एनर्जी दोगे उसका कुछ पार्ट तो वो वर्क में कन्वर्ट करेगा, पर उसके कुछ पार्ट्स को वेस्ट कर देगा। ऐसा होता है, ये प्रैक्टिकली होता है, 100% इफिशियंसी सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें नीचे लिखो इट इज इम्पॉसिबल for a heat engine to convert complete heat into work done. A heat engine always wastes some form of heat. तो always heat का बल्कि always waste some amount of heat, फॉर्म नहीं लिखो amount, always waste some amount of heat। तो हीट इंजन हमेशा कुछ ना कुछ हीट को वेस्ट कर देता है। हीट इंजन सारे के सारे हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं करता है, हमेशा कुछ अमाउंट जो होता है वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो है क्या कि जैसे आप लोगों को अगर याद हो, नॉर्मली हीट इंजन वैसे वो आपका मतलब एक्सपेंशन पे काम करता है। जैसे मान लो एडियाबैटिक, मान लो एक्चुअल में होता क्या है कि जैसे मान लो रेफ्रिजरेटर, तो आपको मैंने बताया था ना उसमें एक कंप्रेसर होता है कि गैस कंप्रेस होती है, जब बाहर रिलीज होता है तो एक्सपेंशन होता है, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन की वजह से कूलिंग होती है। रेफ्रिजरेटर में यही सब लॉजिक एक्चुअल में वर्क करते हैं।
तो अब देखो होता क्या है कि जब प्रोसेस रिवर्सिबल होता है तो आपको पता होता है वर्क डन ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम लोग प्रोसेस को रिवर्सिबल लेके चलेंगे, ठीक है। तो आपको नीचे लिख लो कि लिखो इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस दैट इज इन केस ऑफ स्लो प्रोसेस अमाउंट ऑफ वर्क डन इज मैक्सिमम। तो हम लोग वर्क डन को मैक्सिमम करने के लिए रिवर्सिबल ले रहे हैं, पर फिर भी 100% नहीं हो सकता। तो देखो होता क्या, इसको समझते हैं। एक सोर्स है, मतलब जहां से एनर्जी आती है मान लेते, मतलब जहां से हीट मिल रहा है मान लो, ठीक है। इसका टेम्परेचर सपोज करते T1 है, इसने कुछ ना कुछ एनर्जी दिया, ठीक है, हीट इंजन को। तो कोई ज़्यादा डिटेल में नहीं समझना, बस ऊपर ऊपर से बेसिक समझना, बेसिक आपको समझ में आ जाएगा। मान लो कि एक इंजन को कुछ एनर्जी दी, उसने कुछ वर्क किया, ठीक है। तो एक ये HE का मतलब हीट इंजन, एक हीट इंजन है, इसने कुछ ना कुछ वर्क किया, ठीक है। फिर जो भी एनर्जी बच गया, जो भी वेस्ट है, वो एक सिंक पता ही होता है जहाँ पे वेस्ट जो चला जाएगा। तो जो बचा हुआ हीट है वो सिंक में चला जाएगा। मान लेते हैं सोर्स ने Q1 का हीट दिया और बाकी बचा हुआ हीट सिंक में चला गया, मान लेते हैं सिंक का टेम्परेचर है T2, ठीक है। तो हीट इंजन की इफिशियंसी क्या होगा, तो देखो होता क्या है आपका इफिशियंसी, इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन क्या होता है, हीट इंजन की इफिशियंसी क्या होगा। सपोज करो आपने 100 किलो जूल का हीट दिया, मान लो सिंक में 20 किलो जूल जा रहा है, तो वर्क कितने का हुआ, वर्क 80 किलो जूल का हुआ। तो ये क्या होगा, इफिशियंसी मतलब क्या होगा, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। तो इसको ऐसा लिखा जाता है, ये होगा मान लो वर्क डन कितना होगा, अरे Q1 दिया और Q2 तो वेस्ट में जा रहा है सिंक में, तो कितना हीट वो यूज कर पा रहा है, अरे एनर्जी कंजर्व है तो कितना वो यूज कर पाएगा, Q1 माइनस Q2 का डिफरेंस, और कितना सप्लाई किया आपने Q1। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला 1 माइनस Q2 बाई Q1, ठीक है। ऐसे सिमिलरली आप टेम्परेचर के लिए कर सकते हो। मान लो कि जब आपने इसको मान लेते मतलब टेम्परेचर इसको मान लेते आपने दिया 500 केल्विन और इधर आपका 200 केल्विन है, मतलब कि 300 केल्विन इसने यूज कर लिया। सिमिलरली फॉर टेम्परेचर, ठीक है। तो इसको मतलब नीटर से लिखते हैं, इफिशियंसी का फॉर्मूला और होता है 1 माइनस T2 बाई T1। इसमें T2 याद रखना कि ये सिंक का टेम्परेचर है और T1 याद रखना वो सोर्स का टेम्परेचर है। तो ये कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन का फॉर्मूला ध्यान रखना है। इस पे बहुत कम चांस है कि केमिस्ट्री में क्वेश्चन आए, एक बार वैसे जेईई मेन में आ रखा है इसी फॉर्मूले पे क्वेश्चन, क्योंकि हीट इंजन के बारे में फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा आपको बताया जाएगा। आपको देख के भी लग रहा होगा कि फिजिक्स के कुछ टर्म है, तो फिजिक्स में इसमें आपको बहुत ज़्यादा बताया जाएगा, तो आपको नॉर्मली जो भी डाउट होगा फिजिक्स में क्लियर हो जाएगा। हम लोगों को केमिस्ट्री में ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एक्चुअल में सेकेंड लॉ के कई स्टेटमेंट है, तो मैंने एक स्टेटमेंट बता दिया है। हम लोगों को जो स्टेटमेंट जो काम का वो दूसरा वाला है, हम अरे केमिस्ट्री मतलब केमिकल रिएक्शन, तो हम लोगों को काम का दूसरा वाला है, पर ये भी एक स्टेटमेंट है जो आपको पता होना चाहिए कि मतलब एक हीट इंजन के लिए इम्पॉसिबल है कि वो सारे के सारे हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सके। ऑलवेज कुछ हीट जो होता है वो वेस्ट हो जाता है, ठीक है, ऑलवेज, ठीक है। ये तो इसमें नीचे आपका लिखो, इसमें नीचे एक न्यूमेरिकल लिख लो, बस ऐसे लिखो, if temperature of source is 500 Kelvin, if temperature of source is 500 Kelvin and efficiency of engine is 50% and efficiency of engine is 50%, फुल स्टॉप, फिर आगे लिखो इफ टेम्परेचर ऑफ सोर्स बिकम 600 केल्विन efficiency of engine become 60%, 60 ने बल्कि और आगे कर लो, efficiency of engine become 75% कर लो, efficiency of engine become 75%. If temperature of sink remains constant in both the cases, find the temperature of
sink. If temperature of sink remains constant in both the cases, find the temperature of sink. ठीक है, अब देखो क्या होगा. पहले वाले केस में क्या 50% एफिशिएंसी, मतलब ये 50/100. तो देखो 1 माइनस क्या होगा, आपको पता ही होगा कि अच्छा इसमें तो T2 सीधा सीधा निकल जाएगा. नहीं, ये तो बल्कि मुझे इंक्रीज बोलना चाहिए था. अरे एक काम करो, एक सिंपल सा काम करो, क्वेश्चन को काट दो, छोड़ो क्वेश्चन को काट दो, एक दूसरा क्वेश्चन लिखते, क्वेश्चन काट दो, पूरा क्वेश्चन कट कर दो, कोई बात नहीं, कट कर दो. इसमें नीचे एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते, छोड़ो इसको, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, बस एक सिंपल सा क्वेश्चन जो में आ रखा है. लिखो इफ टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज 500 Kelvin एंड टेम्परेचर ऑफ सिंक इज 300 Kelvin, फाइंड द इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन. फाइंड द इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन. तो हीट इंजन का बताना इफिशियंसी क्या होगा. तो देखो ये होगा 1 माइनस T2/T1. तो ये एक्चुअल में आएगा 200/500, दैट इज 0.4 या फिर 40%. ठीक है, ये इसका इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन ये होगा 40%. बस ठीक, इतना बहुत है. तो ये सेकेंड लॉ का वन ऑफ द स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट हमारे लिए ज़्यादा यूजफुल एक्चुअल में है नहीं. हम लोगों के लिए जो यूजफुल स्टेटमेंट है वो दूसरा वाला है. ठीक है, तो इसमें एक सेकेंड स्टेटमेंट लिखते हैं. ठीक है, स्टेटमेंट 2, सेकेंड स्टेटमेंट. ठीक है, तो इसमें नीचे लिखो, इसमें तो लिखो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स always increases in case of spontaneous process. Entropy of universe always increases in case of spontaneous process. ठीक है, तो ये लॉ क्या कहता है, पहले इसको समझ लो कि यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है वो हमेशा इंक्रीज करेगा अगर प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस. तो अब आपके मन में दो डाउट आ रहे होंगे, पहला कि भाई एंट्रोपी क्या है और दूसरा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है. दोनों को समझेंगे. तो देखो पहली बात तो समझ लो, यूनिवर्स का मतलब क्या है कि एंट्रोपी ऑफ सिस्टम. अरे यूनिवर्स क्या है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, एंड एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स मतलब सराउंडिंग का मिला के ये ग्रेटर देन 0 होता है इन केस ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ठीक है, अगर मान लो ये इक्वल टू 0 आ गया, मैं पूरा लिख देता हूं पहले. मतलब सेकेंड लॉ का क्या कहता है, अगर कोई प्रोसेस होने वाला स्पॉन्टेनियस है तो उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी. ठीक है, अगर सिस्टम और सराउंडिंग का एंट्रोपी अगर मिला के 0 आ गया तो इसका मतलब वो ना बैकवर्ड जाएगा ना फॉरवर्ड आएगा, तो ये आपका इक्विलिब्रियम है, मतलब कि नो चेंज. ठीक है, नो चेंज. और इसका अगर मान लो कि एंट्रोपी जो है अगर वो लेस देन 0 आ गया तो इसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस. ये इसका मतलब होगा स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड डायरेक्शन. स्पॉन्टेनियस लिख लो बैकवर्ड, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होगा. अब बोल लोगे, सोच रहे हो कि सर ये है कि सब क्या, एंट्रोपी और क्या है, तो सबको समझते हैं. ठीक है, तो क्या होता है समझते हैं इसको. सबसे पहले लिखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. किस मतलब स्पॉन्टेनियस लिख लो. स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है, आप लोगों को सुन के जो फीलिंग आ रहा होगा स्पॉन्टेनियस का मतलब वो नहीं है स्पॉन्टेनियस. देखो स्पॉन्टेनियस का ये बिल्कुल मतलब नहीं फास्ट, स्पॉन्टेनियस का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है. स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, कोई भी प्रोसेस कोई भी रिएक्शन जो खुद से होता है, खुद से होने वाले प्रोसेस को या खुद से होने वाले रिएक्शन को हम लोग स्पॉन्टेनियस बोलते हैं. ठीक है, फास्ट इसका मतलब नहीं है. जैसे मान लो कि ये आयरन का रॉड था, ठंडा हुआ, उसका ठंडा होना एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. 1 घंटे में हो, 2 घंटे में हो, 1 साल में हो, उससे मतलब नहीं. फास्ट या स्लो का स्पॉन्टेनियस से मतलब नहीं. स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद से होगा वह स्पॉन्टेनियस. जैसे मान लो अगर एक आयरन का रॉड है, आपने बाहर मान लेते रख दिया, रस्टिंग हो जाती है 1-2 साल में, तो वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. तो कोई भी प्रोसेस जो खुद से होता है वो स्पॉन्टेनियस कहलाता है. तो इसमें नीचे लिखो
देखो एनी प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन which take place by itself without any external support is known as spontaneous process और spontaneous reaction। ठीक है, इसमें नीचे लिखो spontaneous process may be slow may be fast। वो स्लो भी हो सकता है, फास्ट भी हो सकता है, इसमें टाइमिंग से कोई मतलब नहीं है। तो स्पॉन्टेनियस क्या होता है? जो खुद से होता है, खुद से होने वाला प्रोसेस क्या होता है? स्पॉन्टेनियस होता है। इस बात को ध्यान रखना है। ये स्लो भी हो सकता है या फिर ये फास्ट भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस मतलब कि जो खुद से होता है वो आपका होता है स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ये इसका स्लो और फास्ट से कोई भी मतलब नहीं होता है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि अगर कोई भी प्रोसेस खुद से होने वाला है तो उसका एंट्रोपी मतलब यूनिवर्स का एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगा, ये इसका कहने का मतलब है। ठीक है, अब एंट्रोपी क्या होता है? देखो इस चैप्टर के अंदर देखो दो मतलब पहले हम लोग एंट्रोपी, चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या होता है एंट्रोपी? तो लिखो एंट्रोपी क्या होता है, लिखो इट मेजर्स डिग्री ऑफ randomness, it measures degree of randomness और disorderness। ये मेजर करता है कि कोई भी चीजें कितनी रैंडम है फिर कितनी डिसऑर्डर है। अगर एंट्रोपी ज्यादा है मतलब कि चीजें ज्यादा रैंडम है, और अगर एंट्रोपी कम है तो इसका मतलब कि रैंडम कम। जैसे एग्जांपल समझ लो कि मान लो आपके पास सपोज करो किताब है, मान लो 10-15 बुक्स है, मैंने इसको ऐसा फेंक दिया, मान लो तो ऐसे थ्रो कर दिया, तो किताबों में कोई अरेंजमेंट नहीं, मतलब वो डिसऑर्डर है, मतलब कि उसका एंट्रोपी ज़्यादा है। ठीक है, एंट्रोपी ये मेजर करता है कि रैंडमनेस ज़्यादा या फिर कम है। पर मान लो अगर मैंने उन बुक को प्रॉपरली अरेंज किया मतलब एक के ऊपर एक, तो मतलब कि उसका रैंडमनेस कम है। तो एंट्रोपी ये मेजर करता है कि कोई भी चीज़ मतलब कोई भी सिस्टम कोई भी प्रोसेस कितना रैंडम है या फिर कितना डिसऑर्डर है। अगर एंट्रोपी ज़्यादा इसका मतलब कि रैंडमनेस ज़्यादा है, अगर एंट्रोपी कम है इसका मतलब कि रैंडमनेस कम है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस को मेजर करता है। तो इसका देखो फॉर्मूला क्या होता है, डीएस का फॉर्मूला क्या होता है? वो जो हीट इंजन वाला जो होता है, अगर आप उसको इक्वेट करोगे उसी से आता है। तो इसका फॉर्मूला लिख लो, ये क्या होता है? डी क्यू रिवर्सिबल, मतलब क्यू एक्चुअल में रिवर्सिबल हो गई है क्योंकि हम लोग उसमें रिवर्सिबल प्रोसेस कर लेते हैं, तो डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी होता है। या अगर आप इसमें डेल्टा एस करोगे तो वो इंटीग्रेशन हो जाएगा डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। ठीक है, तो ये एंट्रोपी का क्या होता है? फॉर्मूला होता है ये, मतलब डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी या फिर वही इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। ठीक है, तो ये आपका एंट्रोपी होता है जो डिग्री ऑफ रैंडमनेस को मेजर करता है। इसके बारे में भी हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे, इसका कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस भी समझेंगे, इसका कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला भी समझेंगे। तो पहले एंट्रोपी को समझ ही लेते हैं पूरा। तो रैंडमनेस को मेजर करता है। तो देखो होता क्या है, सबसे पहले क्या था, हम लोगों ने पहले ये सोचा फर्स्ट लॉ में कि मोर एनर्जी मीन्स लेस स्टेबिलिटी, मतलब और लेस एनर्जी मीन्स मोर स्टेबिलिटी। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई अगर एनर्जी रिलीज कर देगा मॉलिक्यूल तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, तो ऐसा होना चाहिए। पर नेचर में कई प्रोसेस ऐसे होते हैं जो एंडोथर्मिक होते हैं पर वो स्पॉन्टेनियस भी होते हैं। स्पॉन्टेनियस मतलब वो खुद से हो जाते हैं। और कई प्रोसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे एनर्जी का चेंज नहीं होता है फिर भी वो हो जाते हैं। तो वैसे केसेस में नॉर्मली फिर क्या होता है? एंट्रोपी भी एक फैक्टर होता है। तो ये हम लोगों को हेल्प करेगा एंट्रोपी ये समझने में कि कोई भी प्रोसेस क्यों होता है और क्यों नहीं होता है। तो उसमें नीचे लिखो इन यूनिवर्स सम एंडोथर्मिक प्रोसेस ऑल्सो टेक प्लेस and some process also take place without any energy change. So entropy will help us to understand the reason behind that process, तो उसको समझने में एंट्रोपी हम लोगों को क्या करेगा? हेल्प करेगा ये। ठीक है, एंट्रोपी के बारे में और ज़्यादा डिटेल में एंट्रोपी क्या होता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या इसके फॉर्मूले होते हैं, हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो हम लोगों का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग पूरा एंट्रोपी समझेंगे, एंट्रोपी क्या होता है और एंट्रोपी का कैसा मैथमेटिकल फॉर्म होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझते हैं अबाउट द एंट्रोपी।